हाँ बाबूजी, सब हो गया। आप आराम करो, चिंता मत करो। बिमलेश बिमलेश ने फोन किया था, मेरा छोटा। हाँ बाबूजी, आ रहा है वो, जल्दी आएगा आएगा। मेरा बिमलेश जरूर आएगा, वो कभी नहीं छोड़ता। मई का महीना था। सूरज ऐसे तप रहा था जैसे आसमान में आग का कोई विशाल गोला लटका दिया हो। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव रामपुरवा में दोपहर होते होते हवा भी थम जाती थी, जैसे हवा भी थकान से बैठ जाती हो। खेतों की मिट्टी इतनी सूख गई थी कि उसमें गहरी दरारें पड़ गई थी। कुएं का जल स्तर इतना नीचे चला गया था कि डोल डालने पर कभी कभी पत्थर की आवाज आती थी। धर्मपाल सुबह से अपने खेत में था, अपने बैलों के साथ खेत की मिट्टी पलट रहा था, जिससे उम्मीद पलट रहा हो। उसके पैरों में टूटी हुई पुरानी चप्पल थी, लेकिन धर्मपाल रुकता नहीं है, किसान रुकता नहीं। ये उसने अपने बाप से सीखा था और उन्होंने अपने बाप से। लेकिन आंखें बार बार आसमान की तरफ उठ जाती थी, बादल की उम्मीद में, लेकिन आसमान में एक टुकड़ा भी बादल नहीं था, बस नीला जलता हुआ बेरहम आसमान। हे भगवान, अब तो रहम कर। फसल मर रही है, जानवर तड़प रहे हैं। 30 साल से इस मिट्टी की सेवा की है मैंने, इतनी सजा क्यों दे रहा है? दूर कुएं के पास उसकी बड़ी बहू कालंदी मटकी से पानी भर रही थी। एक घड़ा, दूसरा घड़ा, तीसरा घर के लिए, पशुओं के लिए, खेत के किनारे रखी नीम की जड़ों को बचाने के लिए। सिर पर घड़ा, कमर झुकी, कदम धीमे, लेकिन रुकना नहीं था। बस थोड़ा और, बाबूजी को पानी देना है। वो दोपहर से कुछ खाए नहीं है, पानी भी नहीं, बस थोड़ा और चलना है। घर में सुमित्रा चूल्हे के सामने बैठी थी। रोटी बनाते बनाते उसका दम घुट रहा था। बाहर की गर्मी अलग, चूल्हे की आंच अलग, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं आई। वो माँ थी ना, माँ हर आंच को अपने अंदर समेट लेती है ताकि घर ठंडा रहे। नयनतारा पड़ोस से आई थी, हाथ में थोड़ी मेथी लेकर। वो रोज आती थी, कुछ न कुछ बहाने से। असल में वो सुमित्रा का हाल जानने आती थी। नैना, इस बार पानी बहुत कम है कुएं में। तरोवर कह रहा था कि अगले महीने ट्यूबवेल की किराया नहीं चुका पाए तो खेत सूख जाएगा, और ऊपर से रत्नाकर का कर्ज भी सिर पर है। 30,000 था, ब्याज मिलाकर अब 50 पहुंच गया। सुमित्रा, विमलेश को बोलो ना शहर से पैसे भेजे, वो कमाता है वहाँ। बेटा है, उसकी भी जिम्मेदारी है। विमलेश, उसकी अपनी तकलीफें हैं नैना, वो खुद ठीक से नहीं है। उसने पिछले महीने फोन किया था, बताया था कि काम बंद है 3 हफ्ते से। ठेकेदार ने मजदूरी रोक दी, किसी दूसरी साइट की तलाश में था। बेचारा, और ये कर्ज तो चुकाना है नैना किसी तरह, पर अभी बाबूजी की तबीयत की चिंता है ज्यादा, कल से ठीक से नहीं उठ पा रहे हैं। नयनतारा चुप हो गई। दोनों के बीच एक लंबी खामोशी पसर गई, जैसे गर्मी की उस दोपहर में बोलने की हिम्मत भी थक गई हो। चूल्हे की आंच जलती रही। उधर छोटा विमलेश दिल्ली के एक निर्माण स्थल पर ईंटें ढो रहा था, चिलचिलाती धूप में, जहां तापमान 50 डिग्री से ऊपर था। हर आधे घंटे में मुंह सूख जाता। उसके साथ काम करने वाले और मजदूर थे, झारखंड से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से। सब एक जैसे हाल में थे, पर सबकी अपनी अपनी खामोश कहानियां थी। रात को जब वो अपने कमरे में लौटा, अपने काम से थका हारा, तो उसने भैया यानी तरुवर को कॉल किया। फोन की घंटी बजी। तरुवर खेत में था। उसने जल्दी से फोन उठाया। बिमलेश, कैसा है रे? कब से फोन नहीं आया था तेरा, सोच रहा था खुद करूं। भैया ठीक हूँ, काम थोड़ा कम है पर चल रहा है। वहाँ सब कैसा है? पानी मिल रहा है खेत को? बाबूजी की तबीयत? हाँ हाँ, सब ठीक है, तू चिंता मत कर, बस गर्मी ज्यादा है, बाकी सब ठीक है। विमलेश ने भैया की आवाज से कुछ सुना जो शब्दों में नहीं था। एक थकान, एक खिंचाव, एक छिपाने की कोशिश, जो 7 साल के अलगाव के बाद भी पहचान में आती थी। भैया सच बताओ, बाबूजी कैसे हैं? माँ कैसी है? और रत्नाकर का कर्ज? बिमलेश, बाबूजी ठीक नहीं है। आज दोपहर को खेत में काम करते करते चक्कर खाकर गिर गए। डॉक्टर नहीं है गांव में। नयनतारा काकी ने पत्ते का काढ़ा दिया है, बुखार है। विमलेश का हाथ कांप गया। क्या भैया, शहर ले जाओ उन्हें, पैसे की चिंता मत करो।
मेरे पास 1800 है, कल भेजता हूँ, आज रात ही निकल जाओ। बिमलेश तू ठहर, शहर का पैसा कहाँ से आएगा? ट्रैक्टर नहीं है, बस कल सुबह जाती है और बाबूजी को अभी हिलाना भी ठीक नहीं, डॉक्टर ने फोन पर कहा। तो मैं आता हूँ भैया, कल सुबह पहली बस से। तेरी छुट्टी मिलेगी? ठेकेदार मानेगा? ठेकेदार की परवाह नहीं भैया, बाप की तबीयत है। विमलेश उस रात सो नहीं पाया, बाहर जाकर अंधेरे में बैठा रहा। उसके सामने एक ही सवाल था, घर जाऊं या ना जाऊं। घर जाऊंगा तो हफ्ते भर की मजदूरी जाएगी, ठेकेदार काम से निकाल सकता है। नहीं जाऊंगा तो बाबूजी बिना बेटे के। पर उसने देर नहीं लगाई, अंधेरे में खुद से एक वादा किया और वो उठ गया। 7 साल पहले विमलेश अभी 20 साल का था। परीक्षा में पास हुआ था 10वीं, पूरे जिले में अच्छे नंबरों से। शाम को धर्मपाल विमलेश को लेकर खेत की मेड़ पर बैठा था। आसमान लाल था और हवा ठंडी थी। बेटा तू पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, इस मिट्टी में हम दोनों मिल जाएंगे एक दिन, लेकिन तेरे सपने नहीं मिटेंगे, तू आगे जाएगा। बाबूजी आप भी चलो मेरे साथ, मैं कमाऊंगा, आपको खेती नहीं करनी पड़ेगी। अरे पगले, किसान को मिट्टी से दूर करोगे तो वो जिएगा कैसे? मछली को पानी से निकालोगे तो पता है ना, तुम शहर जाओ, हम यहाँ ठीक है। पर बाबूजी तरवर भैया अकेले। तरवर है ना, और तू शहर से हमारी ताकत बनेगा, दोनों अपनी अपनी जगह लड़ेंगे, यही मेरी फसल है। वो विमलेश की आंखों में बसी आखिरी तस्वीर थी जब बाबूजी ने उसे ट्रेन पर चढ़ाया था। आंखें नम थी पर मुस्कान होठों पर थी। उसके बाद विमलेश शहर चला गया। आगे नहीं पढ़ पाया, पैसे नहीं थे, दाखिला नहीं मिला और मजदूरी में लग गया। पर बाबूजी के उस वादे को उसने अपने सीने में रखा था। आज का दिन सुबह भोर होने से पहले विमलेश ने अपना बक्सा उठाया। ठेकेदार सोया हुआ था। उसने बिना बताए निकलने का फैसला किया। काम जाए तो जाए। उसने अपने पास से जो कुछ बचत की थी 1800 रुपए वो रखे और बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। उधर रामपुरवा में तरवर 2 मोर्चे पर लड़ रहा था। एक तरफ बाबूजी की तबीयत, बुखार उतरा नहीं था, कमजोरी बढ़ रही थी। दूसरी तरफ रत्नाकर का कर्ज जो हर दिन ब्याज के साथ फूलता जा रहा था। तरवर रात को नहीं सोया था, खाट पर लेटा था, पर उसे नींद ही नहीं आई। छत पर टकटकी लगाए सोचता रहा, क्या करे, कहां से करे। सुबह होते ही रत्नाकर खुद चला आया। धर्मपाल के दरवाजे पर उसकी आंखें तेज थीं। तरवर 3 महीने हो गए, ब्याज बढ़ता जा रहा है, मूल 30,000 था, अब 50 हो गया, कब देगा? रत्नाकर जी फसल आने दो, जो हाथ में आएगा पहले आपको देंगे, ये मेरा वादा है। फसल? इस गर्मी में फसल? तरवर तेरा खेत अभी से जल रहा है, आधी फसल तो हो ही नहीं पाई, और बाप की तबीयत खराब है, डॉक्टर चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, पैसे कहाँ से आएंगे तेरे पास? तरवर का माथा गर्म हो गया, लेकिन उसने खुद को रोका। कालिंदी अंदर थी, माँ बीमार बाप के पास बैठी थी, आवाज ऊंची नहीं करनी थी। रत्नाकर जी आप जाइए, पैसा मिलेगा, ज्यादा देर मत करना, मेरे पास भी इंतजार करने का वक्त नहीं है। रत्नाकर चला गया। तरवर एक पल दरवाजे पर खड़ा रहा। बाहर धूप थी, फिर वो अंदर गया। बाबूजी खाट पर लेटे थे, माँ पास बैठी थी। घर में बिजली थी ही नहीं, बिल का पैसा नहीं था, खिड़की से जो हवा आती थी वो भी गर्म थी। तरवर ने देखा बाबूजी की आंखें खुली थी, लेकिन बेजान सी, चेहरा पीला पड़ गया था। तरवर खेत में पानी डाला? हाँ बाबूजी सब हो गया, आप आराम करो, चिंता मत करो। बिमलेश ने फोन किया था, मेरा छोटा। हाँ बाबूजी आ रहा है, वो जल्दी आएगा, मेरा बिमलेश जरूर आएगा, वो कभी नहीं छोड़ता। 15 साल पहले जब तरवर की शादी हुई थी, उन दिनों खेत में अच्छी फसल थी, गेहूं लहला रहा था, आम के बगीचों में फल लगे थे, घर में हंसी थी, आंगन में रौनक थी। धर्मपाल हर रोज दोनों बेटों को साथ लेकर खेत जाता था। तरवर बड़ा था, गंभीर था, काम सीखता था चुपचाप से। विमलेश छोटा था, शरारती था, पर जब मेहनत करता तो रुकता नहीं था।
एक दोपहर तीनों मेड़ पर बैठे थे। सुमित्रा ने रोटी और गुड़ भेजा था। तीनों ने मिलकर खाया। देखो बेटो, यही जीवन है। ये खेत, ये मिट्टी, ये धूप सब हमारी है। जब तक हम इसे प्यार करेंगे ये हमें देती रहेगी। भूखे नहीं रहोगे कभी। बाबूजी, बिमलेश तो यहाँ से भागना चाहता है, किताबों में मुंह घुसाए रहता है। नहीं बाबूजी, मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। शहर में नहीं रहना मुझे, पर पढ़ना चाहता हूँ। दोनों बेटे हो मेरे, एक खेत संभालेगा, एक दुनिया। दोनों मिलकर इस घर को रोशन रखेंगे। ये मेरा सपना है। आज का दिन, वो दिन याद करते करते तरवर की आंखें भर आई। बाबूजी का वो वादा, दोनों मिलकर इस घर को रोशन रखेंगे, आज इस जलती गर्मी में बुझने लगा था। उधर कालिंदी 3 महीने से एक बात छिपा रही थी कि वो माँ बनने वाली थी। उसने तरवर को नहीं बताया था क्योंकि घर में पहले से इतने बोझ थे। डॉक्टर की फीस, खाने का इंतजाम, बाबूजी की दवाई, इन सब के बीच से वो कैसे कहती घर में एक और जिम्मेदारी आने वाली है। रात को जब सब सो जाते हैं, कालिंदी आंगन में बैठती है। बेटा, तू आना जरूर, पर थोड़ा रुक जा। जब सब ठीक हो जाएगा तब आना। अभी यहाँ जगह नहीं है खुशी के लिए, पर तू आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तरवर ने 2 हफ्ते पहले एक फैसला किया था। वो खेत गिरवी रखने के लिए रत्नाकर के यहाँ कागज पर दस्तखत करने वाला था। 50,000 कर्ज था। उसने सोचा था जमीन बाद में छुड़ा लेंगे, पहले बाबूजी को बचाना है। तरवर खेत की मोड़ पर अकेला खड़ा था। माफ करो बाबूजी, इस मिट्टी को तुमने अपनी जान से ज्यादा चाहा और मैं इसे बेच रहा हूँ, पर कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। घर के एक कोने में फूलवती दादी की खाट थी। उनकी नजरें और पैर कमजोर हो गए थे, लेकिन कान ठीक थे। वो सब सुनती थी। फूलवती के पास 2 कंगन पड़े थे, अपने शादी के, जो 50 साल पुराने के हो गए थे। गांव में जितनी भी मुसीबतें आई, सूखा, बाढ़, बीमारी, दादी ने कभी वो कड़े नहीं बेचे। पड़ोसन कहती थी, अरे फूलवती, बेच दो, कुछ तो काम आएंगे। वो हमेशा कहती थी, वक्त आने दो, मेरे धर्मपाल के काम आएंगे। जिस दिन जरूरत पड़ी उसी दिन, अभी नहीं। दोपहर के 2 बजे थे। गर्मी अपनी चरम पर थी। गांव में सब सोए हुए थे, बस धर्मपाल के घर में नींद नहीं थी। रत्नाकर कागज लेकर आ गया था। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका लड़का भी था, गवाह के तौर पर। तरवर दरवाजे पर खड़ा था। उसके पीछे माँ खड़ी थी, जो समझ रही थी कि क्या होने वाला है। बस दस्तखत कर दे, खेत की रजिस्ट्री मेरे पास रहेगी। जब पैसा हो चुरा लेना, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ। तरवर, रुक, ये क्या हो रहा है यहाँ? माँ, कोई रास्ता नहीं है। बाबूजी को दवाई चाहिए, शहर ले जाना है। बिना पैसे के कैसे होगा? नहीं, ये जमीन तेरे बाप ने अपने खून से सेची है, ये नहीं जाएगी। सुमित्रा बहन, समझो, तरवर ने खुद कहा था। रत्नाकर जी, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, और ये घर का मामला है। धूल भरे कपड़ों में, टूटी चप्पल में, बाल बिखरे हुए, थका हुआ बिमलेश आ गया था। रात भर बस में, फिर 3 किलोमीटर पैदल। उसके हाथ में एक कपड़े की थैली थी, उसमें था वो 1800। क्या हो रहा है रत्नाकर जी? आप यहाँ? ये कागज क्या है ये सब? बिमलेश, अरे तू कब आया? ये तो बस एक जरूरी काम था। ये खेत का कागज है भैया, ये क्या करने जा रहे थे? तरवर ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें झुक गई, शर्म से नहीं, थकान से। रत्नाकर जी, कागज वापस लो, खेत नहीं जाएगा। और पैसा 50,000 कहाँ से आएगा? मजदूर? उसी पल भीतर से एक आवाज आई, धीमी लेकिन बहुत साफ। फूलवती दादी दरवाजे की चौखट पकड़कर बाहर आ रही थी। उनके पांव कांप रहे थे, लेकिन कदम रुके नहीं। उनकी मुट्ठी में वो पोटली थी, 50 साल पुराने सोने के कड़े। रत्नाकर, तू ये जमीन नहीं लेगा। ये मेरे कड़े हैं, मेरी शादी के। शहर के सराफे में जा, बेच दे। जो पैसा मिले वो ले ले और अपना कर्ज चुका ले। अम्मा नहीं, है आपकी है, 50 साल से रखे हैं आपने। बहू, मेरे कड़े मेरे बेटे के काम आए, इससे बड़ा सुख क्या होगा मुझे। मैंने इसी दिन के लिए रखे थे, बस इसी दिन के लिए। पूरा घर जैसे थम गया।
रत्नाकर भी एक पल के लिए चुप हो गया। दादी की आंखों में वो ताकत थी जो उम्र से नहीं प्यार से आती है। कड़े बिके रत्नाकर का कर्ज चुकाया गया। कागज वापस मिला। डॉक्टर ने धर्मपाल की जांच की और कहा, लू लगी है, शरीर में पानी कम हो गया है, खून की कमी है, आराम करो, खाना खाओ, पानी पियो, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस थकान बहुत है, जिंदगी भर की थकान है। जब डॉक्टर ने कहा बड़ी बीमारी नहीं है, उस पल तरवर की आंखें भर आई। पहली बार हफ्तों में उसके कंधे से बोझ उतरा। भैया, तुमने बताया क्यों नहीं? मैं आ जाता पहले ये फोन किया होता तो। तू शहर में था, मुझे लगा तू अपनी जिंदगी बना रहा है। मैं बोझ नहीं बनना चाहता था, छोटे भाई पर बोझ नहीं डालते। भैया, मैं शहर में था लेकिन जड़ें यहाँ थी। तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरा घर हो, और घर का बोझ नहीं होता, घर की जिम्मेदारी होती है। जब वो कमरे में गए, धर्मपाल ने दोनों बेटों को देखा। उसकी आंखों में पहचान लौटी थी। वो धर्मपाल था, थका हुआ पर जागा हुआ। हाँ, दोनों आ गए। हाँ बाबूजी, दोनों हैं, आपके दोनों बेटे। हाँ, तो ठीक है, सब ठीक है। मेरे रहते कहाँ जाओगे? उस रात घर लौटे तो घर में एक अजीब सी शांति थी। वो शांति जो तूफान के बाद आती है। थकान थी पर राहत भी थी। घर में पहली बार 4 लोग एक साथ बैठे, सुमित्रा, तरवर, विमलेश और कालिंदी। दादी अपनी खाट पर, तभी तरवर की नजर कालिंदी पर गई। तरवर ने इशारे से पूछा। कालिंदी ने आंखें उठाई, उनमें कुछ था। कालिंदी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? कालिंदी की आंखें भर आई। 3 महीने से जो वो छिपाती आई थी, वो आज नहीं छिप पाया। शायद थकान से, शायद राहत से, पर आज वो टूट गई। मुझे डॉक्टर को दिखाना है। हम माँ बाप बनने वाले हैं। तरवन जैसे पत्थर हो गया। 1 पल, 2 पल, फिर उसकी आंखें भर आई। क्या? तुमने इतने दिनों से क्यों नहीं बताया? इतना बोझ अकेले उठाती रही। डर था, घर में इतनी परेशानी थी। सोचा बाद में बताऊंगी, जब सब ठीक हो जाएगा। पगली, परेशान हो या खुशी, तुम छिपाओगी तो मैं जानूंगा कैसे? अब से कुछ नहीं छिपाना। ये खबर जब विमलेश को पता चली तो वो हंस पड़ा। पहली बार उसे पूरे दिन खुलकर हंसा था उसने। भाभी, तो घर में बच्चा आने वाला है। अरे ये तो इस पूरी गर्मी की सबसे बड़ी खबर है। सुमित्रा ने जब सब सुना तो वो जल्दी से कालिंदी के पास गई। मेरी बच्ची, कब से अकेले ये बोझ उठाई थी? हमें बताना था ना, हम साथ थे ना। माँ जी, डर लग रहा था। हम नहीं लगेगा, अब सब है। फूलवती दादी कोने में बैठी थी। मेरे कड़े सही जगह गए, घर में नया जीव आएगा। यही तो असली फसल है ना। भगवान ने तो ले लिया, पर दिया भी। अगले दिन सवेरे धर्मपाल बाहर आया, अपने पाँव पर धीरे धीरे। रात भर की नींद के बाद उसका चेहरा थोड़ा साफ था। दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर उसने आसमान देखा, और वो हुआ जो कई हफ्तों से नहीं हुआ था। बादल आए धीरे धीरे पूरब की तरफ से, काले भूरे भारी बादल। हवा चली, वो सोंधी, वो गीली ठंडी खुशबू जो बारिश से पहले आती है और जिसे किसान अपनी सांसों में पहचानता है। तरवर और विमलेश दोनों बाहर आए। दोनों ने आसमान देखा। बचपन में जब भी बारिश आती थी, दोनों भाई ऐसे ही दरवाजे पर खड़े होते थे। भैया, बारिश होगी? हाँ, होगी। बेटो, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कितने भी लंबी गर्मी हो, कितनी भी तेज धूप हो, बारिश आती जरूर है। बस रुके रहो, बिखरो मत, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो। पहली बूंद गिरी सीधे धर्मपाल के माथे पर, और उस एक बूंद के साथ महीनों की थकान, डर, कर्ज का बोझ, बाबूजी की बीमारी, छिपे हुए राज, टूटे हुए सपने, सब कुछ जैसे धुल गए हो। सुमित्रा दरवाजे पर आ गई। कालिंदी उसके बगल में थी। फूलवती दादी अपनी खाट से किसी के सहारे दरवाजे तक आई। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सिर्फ वो लोग मुस्कुरा सकते हैं जिन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव सब देखे हो। बारिश तेज हुई, धरती भीगी, खेत की सूखी मिट्टी में पानी उतरने लगा, जैसे घाव भर रहे हो। दोनों भाई तरुण और विमलेश बाबूजी की दोनों तरफ खड़े थे। जब तक तुम दोनों साथ हो, इस घर को कोई नहीं तोड़ सकता। कोई गर्मी नहीं, कोई कर्ज नहीं,
कोई तूफान नहीं, बस साथ रहो। रामपुरवा उस शाम भीग रहा था। किसान मुस्कुरा रहे थे और धर्मपाल के घर में पहली बार बहुत दिनों बाद एक छोटी सी बच्चे के आने की उम्मीद में एक बूढ़ी दादी की दुआ में दो भाइयों की आंखों में रोशनी थी। जो किसान टूटता नहीं वो मिट्टी को भी जीना सिखाता है, और जो परिवार बिखरता नहीं उसे कोई गर्मी जला नहीं सकती।